Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogue Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. दोस्तों, सुबह का समय था। तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे। प्रोफेसर साहब, लॉटी और कुछ उनके स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, नाहन में क्लॉक टावर के पास चाय की दुकान पे बैठे बन मक्खन और चाय पी रहे थे। ब्रेकफास्ट चल रहा था उन लोग का और जाड़े का समय नहीं था, बहुत अच्छा मौसम था, जाड़ा जा चुका था और मार्च अप्रैल का समय था, मार्च का था, तो गर्मी भी नहीं आई थी, मौसम खुशनुमा था। ब्रेड मक्खन खा रहे थे क्लॉक टावर के पास नाहन शहर में। नाहन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, हिमाचल प्रदेश में। सिरमौर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी और नाहन का नाम नाहन क्यों पड़ा उसकी कहानी है। एक बनवारी बाबा थे, कहते हैं कि उनके पास एक टाइगर था जिसका नाम नाहर था और उस टाइगर के नाम पे से अपभ्रंश होके नाम पड़ा नाहन। खैर, ये जो ग्रुप था प्रोफेसर साहब का, लॉटी और उनके स्टूडेंट्स का, ये लोग थोड़ी देर बाद वहीं क्लॉक टावर के पास बस स्टैंड था, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में बैठे और बस चल पड़ी। करीब जाना तो बस को सोलन था, लेकिन करीब 37 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पे है रेणुका लेक। उस जगह के पास इन लोगों को उतरना था और बस जो है नाहन जेल को क्रॉस करती हुई, टर्पेंटाइन फैक्ट्री को क्रॉस करती हुई चल पड़ी। ये बड़ा ही सीरीन और ब्यूटीफुल इलाका है। इट्स अ जेम इन कामनेस और कम लोग जाते हैं यहाँ क्योंकि शिमला कालका हाईवे पे नहीं पड़ता है। शिमला कालका हाईवे तो परवाणू, सोलन, शोघी होता हुआ शिमला पहुँच जाता है। खैर, ये लोग इस रास्ते पे चले जा रहे थे और जैसी बस होती हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, उस ज़माने में जैसी हुआ करती थी, और खटर पटर और चलती हुई खड़ खड़ खड़, और उसमें बैठे सब चले जा रहे हैं। करीब सवा घंटे बाद बस ने एक छोटे से बस स्टैंड पे इन लोग को उतारा। एक स्टूडेंट ऊपर चढ़ा बस के और जो इन लोग के बैग्स वैग्स थे उन्हें नीचे पकड़ाया। सब ने अपने बैग्स चेक किए और बस चली गई। उसके बाद सब ने अपने पिट्ठू वाले बैग लादे कंधे पे और चल पड़े और अपनी अपनी पेस पे चल रहे थे। सबका एक्चुअल डेस्टिनेशन था रामाधौन गांव। उस गांव में जाना था इन लोग को और स्टडी करनी थी वहाँ पे, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चेंजिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की एक फील्ड विजिट थी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की। और रास्ते में रेणुका लेक पड़ता था, तो ये लोग धीरे धीरे चले और सब अपनी अपनी पेस पे, और करीब रही होगी एक 1.5 घंटे की वॉक। उसके बाद रेणुका लेक के पास पहुँचे। रेणुका लेक जो है बड़ा ही खूबसूरत लेक है और ये लेक जो है, इसका जो व्यू है वो ऐसा है एज इफ कि कोई वुमन रिपोज में लेटी हुई है। और कहते हैं कि जो है ये लेक की ये रिपोज में जो लेटी हुई है उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। खैर, ये लोग पहुँचे वहाँ पे और लेक के वेस्टर्न एज पे एक छोटा सा टेम्पल है और टेम्पल के दोनों ओर बड़े बड़े पुराने अखरोट के पेड़ और बहुत बड़ा स्टोन का चबूतरा है। चबूतरा करीब 2 स्टेप ऊपर है ज़मीन से और लोगों के बैठने से एकदम प्लेन हो गया है। तो ये लोग सब पहुँचे वेस्टर्न एज पे और
जाके अपना सामान चबूतरे पे रखा और बैठ गए। सबसे पीछे जो है आ रहे थे प्रोफेसर साहब धीरे धीरे चलते हुए। तो कुछ स्टूडेंट्स अपना छोटी छोटी कंकड़ी होती है वो लेके अपना लेक में फेंकने लगे, जिससे कि रिपल्स बन रहे थे लेक में। और जो है कुछ लोग अपना ये बात करने लगे कि यहाँ से रामाधौन गांव कितनी दूर होगा। कुछ इधर उधर चहलकदमी करने लगे। यहाँ से करीब रामाधौन गांव 7 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर बाद बैठे ये लोग सुस्ता रहे थे, बातें कर रहे थे, तो देखा कि ईस्टर्न एज से एक आदमी चला आ रहा है, पतला दुबला, एकदम पतला दुबला, और थोड़े से पुराने कपड़े पहने हुए, जैसे कि पहाड़ के लोग पहनते हैं, एक पजामा जैसा, उस पर कमीज, एक पुरानी सी बास्केट, सर पे टोपी लगाई हुई और काला चश्मा पहना हुआ। उसके एक कंधे पे बैग था और दूसरे में छड़ी, और जोर जोर से वो भजन गा रहा था और गाता हुआ मस्त एकदम चला आ रहा था। और वो ईस्टर्न साइड से करीब ये 2.7 किलोमीटर का सर्कमफ्रेंस है इस लेक का। तो ईस्टर्न साइड से आया और वेस्टर्न साइड पे, और जब वो पास पहुंचा तो सबने रियलाइज किया कि ही इज ब्लाइंड। सब लोग थोड़ा सा हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उसकी जो चाल में मस्ती थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो दर्शा नहीं रहा था कि उसको आँखों से नहीं दिखता। वो आया, छड़ी से ठक ठक दोनों सीढ़ी पे किया और बहुत ही आराम से चढ़ गया। और चढ़ के बोला, प्रोफेसर साहब, बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। सब लोग थोड़ा चौंक गए कि इस अनजान आदमी को प्रोफेसर साहब जानते हैं। प्रोफेसर साहब ने भी कहा, संतराम जी, बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बोले, हाँ, तकरीबन 6 साल हो गए होंगे। खैर, संतराम जी जो है बैठ गए और एक एक करके उन्होंने स्टूडेंट्स को देखा, जैसे कि वो आंखों से देख रहे हों, और उनकी नज़र फिर लोटी पे जाके रुकी। थोड़ी देर देखा, मुस्कुराए। तब सबने रियलाइज़ किया कि फिर वो उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला, जो बैग लिए थे। तब लोगों ने रियलाइज़ किया कि वो जो झोला है उसमें कई सारी पॉकेट्स बनी हुई हैं। उस पॉकेट्स में तरह तरह की अगरबत्तियाँ थी, डिफरेंट वैरायटी की। तो संतराम जी जो है अगरबत्ती गांव-गांव ले जाके बेचते थे। और उन्होंने फिर क्या किया, एक पॉकेट के अंदर हाथ डाला और कुछ ब्रेड के, ड्राई ब्रेड के स्लाइसेस निकाले, और उन्हें उन्होंने वाटर बॉटल से थोड़ा सा भिगोया। और भिगोने के बाद संतराम जी ने उसके टुकड़े बनाए और एक भजन गाने लगे और थोड़ी दूर फेंका उसे। जैसे ही फेंका उन्होंने, तो एक चिड़िया पीले रंग की छोटी सी आई और उसको उसने उठाया। जैसे ही उठाया, संतराम जी बोले, अच्छा, तो सबसे पहले मुनिया फिर से आ गई हमारे। फिर 2 और चिड़िया आई। फिर क्या था, ये और चिड़िया, चिड़िया पे चिड़िया आती जा रही हैं, बहुत कलरफुल बर्ड्स, कोई लाल रंग, कोई काली, ब्राउन, नॉर्मल कलर वाली। और वहाँ पे तो इतनी सारी चिड़िया आ गई और ये ब्रेड क्रम्स फेंक रहे थे। ऐसा सुंदर सीन हो गया, वेरी चार्मिंग, वेरी कैप्टिवेटिंग। और जो है वो अपना भजन गा रहे हैं और वो ब्रेड के क्रम्स फेंक रहे हैं, और चिड़िया आ रही हैं और खूब चहक रही हैं। एक अलग ही नज़ारा। लौटी बैठा बैठा सोच रहा था कि देखो, ये इंसान कितनी कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ लीड करता है। मच बेटर देन दोस्त जिनके आंखें भी हैं। और फिर प्रोफेसर साहब की तरफ संतराम ने देखा। जब ये ब्रेड ख़त्म हो गई, चिड़िया भी थोड़ी देर में शांत हो गई हैं, तो प्रोफेसर साहब ने कहा, संतराम जी, कुछ बताइए यहाँ पे हमारे ये स्टूडेंट्स और बच्चों को इस लेक के बारे में।
तो संत राम जी मुखातिब हुए स्टूडेंट्स की तरफ और बोले कि बच्चों, ये जो लेख है ये बहुत ही पुराना है और कहते हैं कि सहस अर्जुन जो था उसने ऋषि जमदग्नि को मारा था और रेणुका देवी, रेणुका माता उनकी वाइफ थी और उन्होंने उसे, वो अबडक्ट करना चाहता था रेणुका माता को। तो रेणुका माता जो है इस लेक में कूद गई थी। इस लेक का नाम उस समय राम सरोवर था, लेकिन जब वो कूद गए इसमें तो ये लेक ट्रांसफॉर्म हो गया एक वुमेन के फॉर्म में। खैर, कहते हैं कि उसके बाद भगवान ने माता रेणुका को फिर से वापस ह्यूमन फॉर्म में ला दिया, लेकिन लेक जो है वुमेन फॉर्म में वहाँ पे अभी भी है। और उन्होंने बोला कि यहाँ तो आप आओ, जब यहाँ मेला लगता है, छोटे छोटे मंदिर हैं आसपास, बहुत लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं और आसपास के गांव के तो लोकल्स आते ही हैं। आपको बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिलेगा और यहाँ के लोगों के बारे में पता लगेगा, यहाँ की आस्था के बारे में पता लगेगा। और जब आस्था की बात हुई तो संत राम जी बोले कि अगर इस लेक में सच्चे मन से, प्यारे मतलब प्योर मन से अगर कोई नहाए और कुछ अपने लिए संकल्प ले तो वो पूर्ण हो जाता है। सब लोग ये बातें सुन रहे थे और लौटी भी बैठा सुन रहा था। लौटी ने बोला, संत राम अंकल, क्या आपने इस लेक में नहाए हैं? संत राम जी मुस्कुराए, बोले, हाँ छोटे प्रोफेसर साहब, हम इसमें नहाए हैं। तो फिर आगे बोले कि मैं जब आपसे भी छोटा बच्चा था तब मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पे नहाया और उनकी गोदी में, और उन्होंने मुझे इस लेक के बारे में बताया, एक एक हिस्सा इस लेक का मुझे समझाया उन्होंने। और मुझे ये लेक उन्हीं की ही जुबान से मैंने देखा है। मैं इस लेक को, इस सरोवर को पूर्णतः देख लेता हूं, जबकि मेरे आंख नहीं है, मैं देख नहीं पाता, फिर भी देख लेता हूं। लौटी ने बोला, आप तो मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता लगा कि मैं सबसे छोटा हूं? संत राम जी हंसे, बोले, इस तरह के सवाल तो मुझे बहुत बार सुनने पड़ते हैं। अरे बेटा, देखने के लिए क्या सिर्फ आंख की ही जरूरत होती है? और ये कह के वो फिर से भजन करने लगे, जोर जोर से, मन से तन्मय होके। तो ये एक संत राम जी के साथ उस ग्रुप का थोड़ा वार्तालाप हुआ, परिचय हुआ, बातचीत हुई और फिर संत राम जी ने अपना सामान समेटा, अगरबत्तियां लगाई, ये वो, और चल पड़े अपना। इधर ग्रुप भी जो है अपना सामान इकट्ठा किया और चल पड़ा रामाधौन गांव की तरफ। जब वो पहुंचा रामाधौन गांव तो काफ़ी लेट आफ्टरनून था, मेरे ख्याल से 3:30 बज गए होंगे। इस ग्रुप की रुकने की व्यवस्था स्कूल की बिल्डिंग में की गई थी। तो स्कूल की बिल्डिंग में 3-4 कमरों में रहे। एक कमरे में लौटी और प्रोफेसर साहब का सामान रख दिया गया। 2 चारपाई थी, खटिया थी और एक विंडो थी उस रूम में। और उसके बाद जैसे होता है, गांव पहुंचते ही सब इधर उधर घूमने लगे, चहलकदमी करने लगे और देखा कि वो गांव सुंदर गांव है, दूर है, ना सड़क है, पैदल ही चल के जाना पड़ता है। और वहाँ पे जो फील्ड्स हैं कल्टीवेशन की, वो स्टेप्स में हैं, जैसी पहाड़ों में होती हैं स्टेप्स में, और उनके बीच में वाटर चैनल बने हुए थे जिससे कि इरिगेशन करते थे उसका। पुराने घर थे, मॉडर्न हाउसेस नहीं थे, पक्के घर नहीं थे,
पुराने घर थे, लेकिन बड़े खूबसूरत थे, साफ सुथरे, खूबसूरत, जैसे कहानी में हुआ करते हैं ना, कुछ उस तरह के घर थे। और गांव के बच्चे आ गए, साथ घूमने लगे इन लोग के, और उन्होंने बताया कि गांव के पास जो सिविलाइजेशन का इलाका था, जहाँ पे थोड़े से घर थे, फिर उसके आगे जहाँ फील्ड्स थीं, और उसके जब एज पे जाओ तो जंगल शुरू होता था। गांव के लोग वहाँ जंगल से फायरवुड लेने जाया करते थे। बच्चों ने बताया कि कई बार वहाँ उन लोगों को भालू दिखता, और भालू जो होता है ना, वैसे तो जनरल स्टोरीज में बड़ा उसे किया जाता है, बियर हग और ये फ्लफी और वो, लेकिन भालू जो है उसके नाखून बड़े स्ट्रांग होते हैं। अगर भालू किसी के पीछे पड़ जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है बचना। खैर, ये सब बताया, लेकिन वहाँ की जो जगह थी उसे देखने से पता लग रहा था कि जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ नहीं है। गरीब थे लोग, खुश थे लेकिन गरीब थे। खैर, घूम घाम के सब किए, फिर देख शाम के समय स्कूल के प्रांगण में, छोटा सा ही प्रांगण था, बॉनफायर, लकड़ी जलाई गई और खाना बनने लगा। सिंपल खाना, वो पहाड़ों में होती है ना, माँ की दाल, चावल और आलू की सूखी सब्जी, वो बनने लगा। और सब लोग इकट्ठे फायर के आसपास बैठ गए। लॉटी ने प्रोफेसर साहब से पूछा कि ये बताइए कि ये संत राम जी को सब कुछ कैसे पता लग जाता है, क्या वो देख सकते हैं? प्रोफेसर साहब ने ग्रुप की तरफ बोला कि आप लोग बताओ, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? तो तरह तरह के जवाब आए। किसी ने बोला कि उनका सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है, किसी ने बोला कि थोड़ा थोड़ा वो देख लेते हैं, किसी ने कहा कि वो दूसरे की एनर्जी को कैच कर लेते हैं, किसी ने कहा कि दूसरे की आवाज़ की से वो जो है पहचान लेते हैं। अच्छा, ये सब बातें चली रही थीं कि दाल चावल तैयार हो गया। भूख सबको लगी हुई थी, जर्नी करी थी, सुबह का ब्रेकफास्ट खाया था और वहाँ रेणुका लेक के बगल में थोड़ा बहुत कुछ खाया था। तो सब लोग ने अपना अपनी प्लेट उठाई और अपना चावल दाल गरम गरम डाला और उसके साथ खाना शुरू हुआ। खाना शुरू होने पे प्रोफेसर साहब ने कहा कि संत राम जी ने वेरी अर्ली इन लाइफ, शुरुआत में ही जीवन के एक संकल्प लिया था कि वो ओवरकम करेंगे अपनी डिसेबिलिटी को, फिजिकली नहीं, सोशली या फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो कम करेंगे, इसलिए उन्होंने उसे ओवरकम कर लिया। अब इस पे एक स्टूडेंट बोला, क्या सर, क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ पे जो उन्होंने बात अपने फादर के साथ लिया था, तो गॉडेस की माँ रेणुका माता की कोई ब्लेसिंग नहीं थी उसमें, ये उनके संकल्प का फल है? तो प्रोफेसर साहब बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संकल्प तो माइंड से लिया था, लेकिन उसके साथ माँ की ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं, बोथ को हैंड इन हैंड। ब्लेसिंग से ही शायद संकल्प लिया हो। सो ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ चलती हैं। और ये लोग साथ में खाना खा रहे थे, भूख लगती है ना, और खाना स्वादिष्ट होने का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भूख लगे हो। सिंपल खाना भी, दाल चावल और आलू का, क्या बढ़िया लगता है खाने में अगर इंसान को भूख लगी हो। तो खाना भी चल रहा था, बातें भी चल रही थीं। तो लॉटी ने पूछा प्रोफेसर साहब से कि ये संकल्प क्या है, संकल्प क्या होता है?
प्रोफेसर साहब ने बोला, संकल्प एक एक्ट है, जैसे बीज बोते हैं ना माइंड में, उस तरह से इट इज लाइक सोइंग अ सीड डीप इन द माइंड। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि संकल्प जो है फुलफिलमेंट ऑफ एम या डिजायर या गोल नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि माइंड के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देता है। और जब ये संकल्प बीज बो दिया आपने माइंड में, तो पूरा लाइफ फोर्स जो आपका है वो उस संकल्प की तरफ चल पड़ता है। ये बात सुन के सब चुप, और खाना भी चल रहा था। प्रोफेसर साहब ने खाना ख़त्म किया, उठे, टैप था पास में, उस पे हाथ धोया और अपने कमरे में चले गए। सभी थके हुए थे, सुबह के चले थे, दूसरे दिन से उन्हें अपनी फील्ड विजिट का काम करना था। धीरे धीरे उठ के सब अपने अपने कमरे में चले गए। गांव में तो जल्दी ही अंधेरा होते ही सब सो भी जाते हैं ना, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जब अकेले कमरे में थे तो लॉटी ने प्रोफेसर साहब से पूछा कि जब हम संकल्प लेते हैं तो उसका विटनेस कौन होता है, साक्षी कौन होता है? प्रोफेसर साहब ने बोला कि देखो, लीगल सेंस में तो कोई भी साक्षी नहीं होता उसका, लेकिन दो लोग साक्षी होते हैं। पहले तो आप स्वयं जो संकल्प ले रहा है वो साक्षी होता है, इंटेलेक्ट नहीं उसका, हिज सोल, हिज होल बीइंग साक्षी होती है। इंटेलेक्ट से लिया हुआ संकल्प तो लॉपसाइडेड होता है। डीप संकल्प अपनी पूर्ण सेल्फ से, उसका एक साक्षी जो लेता है संकल्प वो होता है, और दूसरा वो होता है जिसे आप भगवान कहते हो या यूनिवर्सल स्पिरिट कहते हो, वो होता है। ये बोला प्रोफेसर साहब ने और अपना लेट गए। लॉटी भी लेट गए। विंडो जो थी, एक जैसे सीनरी होती है वैसा फ्रेम लग रहा था वहाँ से। बाहर बहुत सारे तारे चमक रहे थे, मून जो है सेल कर रहा था स्काई में, थोड़े थोड़े फ्लफी वाइट बादल भी थे। ट्विंकल, कोई कोई तारा ट्विंकल भी करता है, कुछ तारे ट्विंकल भी कर रहे थे। वैसे बताएं, कहते हैं कि किसी तारे को देखो, उसकी तरफ देख के कुछ बोलो या बात करने की कोशिश करो तो वो तारा चमकता है, वो वापस आपको जवाब देता है। कभी ट्राई करना। तो खैर, लॉटी वहाँ से देख रहा था। फिर उसने अपने बिस्तर पे ही लेटे लेटे प्रोफेसर साहब से बोला, संकल्प करने के बाद क्या होता? और बिस्तर में लेटे ही लेटे अंधेरे में प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया कि संकल्प करने के बाद तीन कंपोनेंट होते हैं संकल्प के, जो कि एक्टिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट वो है विल, पर्पस, एफर्ट। संकल्प लेने के बाद एक पर्पसफुल एफर्ट करना चाहिए। ये कह के प्रोफेसर साहब थोड़ी ही देर में नींद में चले गए। लॉटी बेटा लेटा लेटा देर रात तक इस पे सोचता रहा, बाहर विंडो से देखता रहा। थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ और विंडो पे जाके खड़ा हो गया। सुंदर दृश्य था, सारा गांव सो रहा था। आसमान में बादल जो है, छोटे छोटे बादल, शेप्स बदलते हैं ना, बादल बदल रहे थे। कभी लगता जैसे एलिफेंट्स चले जा रहे हैं, तो कभी लगता था कि कोई डांसर्स और म्यूजिशियंस का जो है एक प्रोसेशन चला जा रहा है, और साथ में खूब सारे सितारे और करीब 3/4 मून, है ना। ये दृश्य है, और उसमें तैर रहे हैं बादल।
ये सब सोचते सोचते, देखते देखते लॉटी संकल्प के बारे में सोच रहा था। बहुत ही शांत मन से, बहुत ही क्वाइट मन से लॉटी ने उस रात संकल्प लिया, मैं जीवन में एंशिएंट विजडम और यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में पढ़ूंगा और लिखूंगा और शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रैवलर्स, आप सब भी एक संकल्पित जीवन जिए। पीस एंड जॉय टू यू। स्माइल्स एंड चीयर्स।